बैक वंस अगेन। दोस्तों, आखिर क्यों ऐसा कहा जाता है कि अलग कहीं नरक है तो वो खुद हमारे पैरों के नीचे, यानी कि ज़मीन के उस हिस्से में जहाँ आज तक कोई पहुँच नहीं पाया। लेकिन क्या हो अगर वहाँ तक कोई पहुँच जाए? तो कहानी की शुरुआत होती है 1856 में, जहाँ हम बेल्जियम के एक माइन को देखते हैं। इसमें 2 माइनर पूरी लगन के साथ खुदाई कर रहे हैं, जिसका नतीजा उन्हें मिलता है गुफा, जिसमें मिलने पर सभी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ऐसे पुरानी गाथाओं में लिखा है कि आज से तकरीबन 1000 साल पहले जब राजा रानी हुआ करते थे तो वो अपने कीमती खजाने को ऐसे ज़मीन में नीचे गाड़ दिया करते थे। इन्हें भी उम्मीद है कि वहाँ कोई कीमती खजाना ज़रूर मिलेगा। जब ये उस गुफा के अंदर गए तो इन्हें कोई अजीब सी चीज़ महसूस हुई, जिससे सभी का खून ठंडा पड़ गया। एक अलग सी खामोशी गुनगुनाने लगी और इसीलिए इन लोगों ने फैसला किया कि अब इन्हें तांत्रिक को बुलाना होगा, शायद वो पता लगा सके कि इसके पीछे का राज क्या है। अब जब तांत्रिक आया तो उसने पहले तो कुछ मंत्र पढ़े, फिर हौले हौले अपने हाथ को अंदर ले गया। लेकिन तभी एक साया बाहर आते हुए दिखाई दिया, जिसे सहम कर वो बाहर आ गया। अब ये जो कुछ भी था, हमें इसे पूरा तो नहीं देखा, पर उसके हाथों से पता चल रहा था कि अंदर जो कोई भी चीज़ आज से पहले उसे कभी देखा नहीं गया। जितने भी वर्कर थे सभी की नज़रें उसी पर टिकी हुई थी। तभी लाइट चली रही और बूम, एक चीख और सब कुछ खत्म हो गया। उस दिन के बाद से वो माइन हमेशा के लिए बंद करती थी। जैसे कि हमेशा होता है, किसी भी बंद पड़ी चीज़ को लेकर बाहर अलग अलग किस्म की कहानियां बनने लगती है। और कुछ ऐसा ही किस्सा यहाँ भी हुआ। कुछ का कहना था कि नीचे राजा सुलेमान का खजाना है, तो कुछ का कहना था कि वो नरक का द्वार है। कुछ तो ये भी कह रहे थे कि वो गुफा दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है, जहाँ वो सारे वर्कर चले गए। पर सच क्या है किसी को पता नहीं चला आज तक। आज तकरीबन 100 साल के बाद फिर कोई आया है जो कि उस जगह पर जाने की जिद कर रहा है। इसका नाम है बार्थी, जिसे काम मिला है कि वो नीचे जाकर कुछ सैंपल कलेक्ट करे। लेकिन इसके लिए उसने टारगेट रखा है 1000 मीटर नीचे जाने का। अब इसके लिए वो सबसे पहले माइन के मालिक से मिलता है और उसने उसे अपना पूरा प्लान समझा है। हालांकि ओनर उसके काम को लेकर तैयार था, क्योंकि वो काबिल इंसान है। लेकिन जब उसने सुना कि वो 1000 मीटर नीचे जाने वाला है तो उसकी होश उड़ गया, क्योंकि अभी तक वो बस 900 मीटर ही जा सके। वो कह रहा है कि वो नामुमकिन है, क्योंकि इसके लिए उन्हें ज़्यादा लोग और ज़्यादा पैसे चाहिए। पर बारफी का कहना था कि अगर वो वहाँ चला गया तो उसने सैंपल इकट्ठा कर लिए, तो उसके बाद जो होगा उसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकती। या वो उसे कुछ पैसों की रिश्वत भी देता है, जो देखकर ओनर राजी हो गया और उसे 1 हफ्ते बाद आने को कहा। अब बारफी जब वापस आया तो उसने फिर ओनर से मुलाकात की और कहा कि उसे एक टीम चाहिए जो उसके साथ नीचे जाए, और इस टीम का लीडर सबसे होनहार और जाबाज होना चाहिए। और इसके लिए उसने रोलैंड का नाम सामने किया, जिसमें ये सारी काबिलियत थी। उनकी टीम में एक नया लड़का आमिर भी था, जिससे अभी कुछ ही दिन हुए माइन को ज्वाइन किए हुए। अब सबसे पहले ये लोग खुद नीचे जाते हैं ताकि देख सके कि सब कुछ ठीक है या नहीं, क्या काम करने लायक वो जगह बची है या फिर नहीं। उसके बाद वो बारफी को लेकर जाएंगे। अब नीचे जाने पर इन्हें सब कुछ ठीक लगता है, इसीलिए वो ओके रिपोर्ट देते हैं। फिर ऊपर बारथी को लेकर नीचे पहुंचते हैं। दोस्तों, जब वो 900 मीटर पर पहुंच गए तब उन्हें अपना एक डिवाइस निकाला और चेक करने लगे कि कौन सी जगह सही रहेगी खुदाई करने के लिए। बड़ी देर की मुशक्कत के बाद उसे आखिर में एक ऐसी जगह मिली गई जहां पर उन्हें नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए रास्ता बनाना होगा। पर कोई भी इस जगह पर एक्सप्लोजन करने को राजी नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही पुरानी माइन है और ऐसे नया धमाका करना ठीक नहीं होगा। लेकिन पैसों के आगे सभी झुक जाते हैं। अब इन सभी को अच्छे पैसे मिल रहे थे इस काम को करने के लिए, इसीलिए बिना कुछ सवाल जवाब किए इन्होंने धमाका कर दिया, जिससे एक गहरा गड्ढा इनके सामने आ गया। इसको देख रोनल भी अचंभे में आ गया और बारफी से पूछ दिया कि आखिर वो 100 साल पुरानी माइन में ढूंढ क्या रहा है। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। खैर, अब इनके पास नीचे जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। हालांकि कोई जाना तो नहीं चाहता, लेकिन जाना पड़ा। एक तरती ये लोग नीचे उतरे तो इन्हें वहाँ एक बेसमेंट जैसा एरिया दिखाई दिया, जिसे बड़ी ही तरीके से बनाया गया था। और इसी देख रोलैंड को एक कहानी याद आ गई जो उसके पूर्वज सुनाया करते थे इस माइन को लेकर। अपनी टीममेट को उसने बताया कि आज से तकरीबन 100 साल पहले एक वर्कर का ग्रुप था, यही काम किया करता था। फिर एक दिन उन्हें कुछ मिला, जो क्या था किसी को नहीं पता। उस दिन के बाद से उन्हें कभी नहीं दिखा दिया। लोगों का कहना है कि वो दूसरी दुनिया में चले रहे। उसकी ये कहानी सुन भारतीय हंसने लगता है, क्योंकि इसे ये सब अफवाह लगती है। अब ये लोग थोड़ा और अंदर जाते हैं, क्योंकि इन्हें नीचे जो जाना था, लेकिन इससे पहले वो कुछ और कर पाते हैं। कुछ इनकी नज़रों के सामने चल रहा बारफी ओझल हो जाता है। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया, और इसीलिए अब सभी तेज तेज उसका नाम पुकारते हैं, पर कोई जवाब नहीं आता। इस दौरान उनके सामने 2 रास्ते हैं।
और रोनल ने फौरन अपनी टीम का बंटवारा कर दिया। 3 लोग को दूसरे रास्ते भेजा और खुद मेगल के साथ दूसरे रास्ते पर दिया। यही वो रास्ता है जहाँ से इस कहानी का वो सिरा शुरू होने वाला है, जो अभी तक सबसे छुपा कर रखा गया था। लुइस जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, उसे एलेक्स की सुगंध महसूस हो रही थी। दरअसल ये कंकाल की बू थी जो कि उसे आगे जाकर मिलती है। ये एक माइनर की लाश थी क्योंकि उसके पास खुदाई के सारे औजार थे। लुइस फौरन उसकी छानबीन करने लगा, शायद कुछ कीमती सामान मिल जाए, लेकिन सिवाय एक पत्थर के उसके पास और कुछ नहीं था। उसके दोस्त ने उससे कहा कि उसे दूर हो जाना चाहिए, शायद ये पत्थर श्रापित होगा। इस बीच उन्होंने उस दूरी पर पत्थर पर कुछ लिखा पाया जो शायद इस मरे हुए आदमी के आखिरी शब्द होंगे। उसने लिखा था कि इस काले अंधेरे में जो मुझे कुछ मिला है और जब मैंने उसे महसूस किया तो सब कुछ खत्म हो गया, पर अब वो गहरी नींद में है, लेकिन मैं उसे सुन पा रहा हूँ। वो वापस लौट कर ज़रूर आएगा। उसके इन शब्दों ने इन तीनों की खून में ठंडक ला दी, इसीलिए फौरन उसी जगह पर लौट आया जहाँ से आए थे। रोनल को बार्थी भी मिल गया जो एक दीवार की ढेर सारी फ़ोटोज़ खींच रहा था। अब ये लोग वापस चलने को कहते हैं, लेकिन मार्टी का कहना था कि जिस चीज़ की उसे बरसों से तलाश है वो इसी दीवार के विपरीत है। मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो, अगर कुछ नहीं हुआ इसके पीछे तो मैं वापस चला जाऊंगा। अब वो अपने साथियों को समझाता है और आखिर में एक एक्सप्लोजन कर ही डालता है। जैसे ही वो दीवार के पत्थर गिरते हैं, उन्हें उसके अंदर एक गुफा मिलती है जिसकी दीवारों पर कुछ अक्षर लिखे थे, लेकिन अजीब सी भाषा में थे वो, जिसे पढ़ पाना आसान नहीं था। यही नहीं, वहाँ इन्हें आगे जाने पर एक ताबूत भी मिलता है जिसके आसपास हज़ारों कंकाल थे, जिनके हाथ में तलवारें और सीने पर कवच था। यानी कि ये सभी सोल्जर थे और जैसे मानो ये एक सेना की टुकड़ी और यहाँ पर किसी ज़माने में इसे तैनात किया गया हो और इस चीज़ की रखवाली कर रही हो। बाद ही उस ताबूत को देखकर बताता है कि ये उस ज़माने का खुदा है जिसके सामने हर बड़े से बड़ा आदमी अपने घुटने टेक दिया करता था। लेकिन रोनन को अब जल्दी से यहाँ से जाना था, इसीलिए अमिन को चलने को कहता है, पर बात ही जिक्र करता है कि बस कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने दो। और इस दौरान वो उस रास्ते का जायज़ा लेने लगा जहाँ ये वो वापस जाएंगे। तभी ने वहाँ एक सफ़ेद गोला नज़र आया जो कि अन्ना था, पर 1000 फीट नीचे एक अंधा गोला आखिर कर क्या रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सवाल सब उठाया जा रहा है। इतनी में अचानक से वो घोड़ा भाग गया, जिस चक्कर में एक दीवार गिर गई और फिर क्या था, एक एक करके जितनी भी सपोर्ट वहाँ लगे थे सभी धराशायी हो गए। इसमें उनके एक साथी ने अपने दोनों पैर भी गंवा दिए, यानी कि अब वो चल फिर नहीं सकता। इन सब चीज़ों का जिम्मेदार रोनल बार्थी को डाल दे, क्योंकि अगर वो कुछ देर पहले चला जाता तो ये सब ना होता। लेकिन अब वो सभी यहाँ फंस चुके हैं और अब बस एक ही ऑप्शन है यहाँ से निकलने का, दूसरा रास्ता ढूंढना। और इसके लिए रोनन फिर से टीम का बंटवारा करता है। आमिर को कुछ आगे जाने पर एहसास हुआ, उसके दोनों साथी तो पीछे ही रह गए और इसी के जब वो वापस आया तो देखा कि वो दोनों उसी ताबूत को खोलने की कोशिश करें। उसने फौरन उन्हें रोका और कहा कि ये तबाही का कारण बन सकता है, ऐसा मत करो। लेकिन उन दोनों को खजाने की लालच थी और इसीलिए उन्होंने उसे खोलना जारी रखा और आमिर को धमकाया भी, अगर उसमें किसी को कुछ बताया तो बहुत बुरा होगा। वेल यहाँ जो प्राचीन पत्थर लुइस को उस कंकाल के पास मिला था, उसने उसी की मदद से उस ताबूत को खोल दिया। उसके अंदर बेशकीमती हीरे थे जिन्हें देखकर वो दोनों हैरत में थे, बहुत खुश होते हैं। पर उन्हें इस बात का हल्का सा भी अंदाज़ा नहीं था कि बरसों से सूर है जिस शख्स को उसने आज जगा दिया है। आमिर फ़ौरन भाग कर रोनल के पास गया, लेकिन उसके साथ वो दोनों भी थे और इसीलिए वो उसे कुछ बता ही नहीं पाता। पर दोस्तों, अब कुछ समझाने और बताने का समय तो चला गया, क्योंकि अब यहाँ से आतंक शुरू होने जा रहा है। जब ये सभी खड़े थे तो तभी एक अजीब सा हाथ पोलो के पीछे आया और पलंग से वक्ते उसे अपने साथ ले गया। जब ये लोग उसका पीछा करते हुए गए तो देखा कि वहाँ तो उसकी लाश लटकी पड़ी है जिसमें से उसका सर गायब है। ये भी एक रोनन और बाकी लोग की रूह कांप जाती है। लेकिन अब उन्हें बाल्फी से सीधा सवाल का जवाब चाहिए कि आखिर वो यहाँ पर किसके लिए आए थे, ये सब क्या है, क्या सच्चाई है इन सब चीज़ों की। तो उसने उन सालों पुराने राज से पर्दा हटाया जिसके बारे में जानने के लिए उसने अपनी ज़िंदगी के 27 साल लगा दिए। दरअसल उसका कहना था कि यहाँ से हज़ारों साल पहले एक ह्यूमन सिविलाइजेशन हुआ करती थी जो कैसे ईश्वर को मानती थी, जो कि उससे भी पुराने थे। लेकिन बाद में वही ईश्वर उनकी मौत का कारण बनने लगे और इसीलिए उन्होंने इस गुफा को खोदा, 1000 फीट नीचे एक गुफा, फिर उसे बंद कर दिया। यह बात उसी राक्षस की हो रही है जो उस ताबूत में बाहर आया था, जो कि एक कैद खाना है, पर इंसान की लालच आज फिर उसकी मौत का कारण बन गई। और इतने में इन्हें याद आता है कि इनका एक साथी तो अकेले है। सभी भागते हुए उसके पास गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस राक्षस ने उसे जकड़ लिया और सभी के सामने ही उसकी हथेलियों को खींचकर बाहर निकाला। अपने साथी को मरता हुआ देखकर रोनल को बहुत गुस्सा आता है, पर जब तक वो उसके करीब जाता उसे मारने के लिए वो जा चुका था और साथी यानी कि सैंडी के आखिरी शब्द थे बस उसके परिवार का ख्याल रखा जाए। अपने साथियों की ऐसी मौत को देखकर रोनल के होश उड़ जाते हैं।
वो भारती से पूछता है कि क्या कोई रास्ता है उसे ख़त्म करने का या फिर यहाँ से बाहर निकलने का। तो उसने बताया कि जो कुछ भी तुम्हारे पास अभी मौजूद है उसे तुम उसे ख़त्म नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ एक रास्ता है, अगर हम उसी ताबूत वाली जगह पर दोबारा जाएँ तो शायद कोई गुप्त रास्ता मिल सकता है। हालांकि रोनल्ड वहाँ दोबारा जाना नहीं चाहता, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। वेल उसी जगह की दीवारों पर कुछ लिपियाँ लिखी थी, शायद उसी सिविलाइजेशन के लोगों ने इसे लिखा होगा, जिसे भारती ट्रांसलेट करने की कोशिश में लग जाता है। तो वहीं बाकी के लोग उस जगह के और अंदर जाते हैं, जहां पहुंचकर उन्हें एक सालों पुराना कैद खाना नजर आता है, जिसके अंदर हजारों लोगों की लाशें थी। और इसके बारे में भारती ने बताया, जब उस जमाने के इंसानों ने इस राक्षस को यहाँ पर कैद किया तो उसे खाने के लिए यहाँ पर लोगों की बलि दी जाती थी। ये उन्हीं के अवशेष है। ये सब देख कर इन लोगों की आत्माएं बाहर आ जाती है, क्योंकि ऐसा कुछ सभी ने बस कहानियों में सुना था, लेकिन हकीकत में ये सब देख कर उनकी आंखों का पर्दा फट जाता है। वेल काले अंधेरे के बीच इन दीवारों पर खून के निशान दिखाई देने लगते हैं, जो अभी एकदम गर्म और ताज़े थे, जिसका पीछा करते हुए ये लोग और अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें उसी अंधे घोड़े की लाश मिली जिसे उस राक्षस ने खाया था। भारती और आमिर आगे चल रहे थे। इसी का फ़ायदा उठाकर भारती ने वहाँ पर एक दरवाजे को बंद कर दिया, जिसे रोलैंड और उसके साथी बाहर रह गए, और दोनों दरअसल अंदर थे। यही तो भारती का प्लान था। उसे पता था कि अगर ये लोग ऊपर पहुँच गए तो उन सभी मौतों का जिम्मेदार उसे ही बना दिया जाएगा। इसीलिए उसने ऐसा किया। उसने आमिर को इसलिए साथ रखा क्योंकि वो बहुत भोला है। उसे यकीन है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। और यहाँ अंदर ये दोनों उन दीवारों पर लिखी लिपियों से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ और भी कहानियाँ लिखी थी, जैसे कि ये राक्षस तो सबसे छोटा है, इसके जैसे धरती पर 9 और राक्षस हैं जो कि अलग अलग दुनिया के कोनों में पाए जाते हैं। कुछ के अवशेष इजिप्ट में हैं, कुछ के इंडिया में और कुछ के सऊदी अरेबिया। लेकिन उन लोगों का मानना था कि इससे भी बड़ा कुछ आने वाला है, पर एक सिविलाइजेशन ने उसे आने से हमेशा के लिए रोक दिया, वरना दुनिया का अंत हो जाता। इन सब के बीच इन्हें एग्जिट का भी पता चल जाता है, पर अभी इतनी जल्दी कैसे? जब ये दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वो राक्षस वापस आ गया। उसी मरे हुए घोड़े के अंदर था। जो भारती ने उसे देखा था तो हैरान नहीं हुआ, क्योंकि शायद उसे पहले से पता था कि ऐसा कुछ यहाँ पर उन्हें मिलेगा। अब वो उसे बात करने की कोशिश करने लगा और पास जाकर उसे गले लगने लगा, पर ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उसी समय वो राक्षस उसे दबोच लेता और मार कर खा जाता है। अब पूरा माहौल एकदम डरावना हो गया है। बेचारा आमिर तो चिल्लाने लगा। तभी वो गेट भी खुल गया, जिससे कि अपने साथियों के पास वो पहुंच जाता है। वहाँ जाकर उसने सभी को बता दिया कि ये सब लुइस की गलती थी। उसने उस ताबूत को खोला, जिससे कि वो सोया हुआ राक्षस वापस जा गया। पर रोलैंड कहता है कि ये समय बहस करने का नहीं, बाहर निकलने का है। इसलिए आमिर अब उन्हें एग्जिट की ओर ले जाने लगा, जो उस पुरानी दीवार के पीछे था। इससे पहले कि वो वहाँ तक पहुँच पाते, इन पर फिर से हमला होता है, और इस बारी तो सिर्फ रोनाल्ड ही बचा, जिसके हाथ में भारती की बुक थी, यानी कि अब उसे अकेले ही आगे बढ़ना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है। हम अंधेरी जगह को देख पाते हैं, जहां पर आमिर को होश आया। उसने अपने आसपास एक घने अंधेरे को महसूस किया। उसके अंदर डर था, इसीलिए वहां से उठकर चलने लग गया। तभी उसके पीछे हम उसी राक्षस को बैठा हुआ देखते, जिसके हाथ में लुइस था। आमिर ने डर डर कर आखिरकार पूछ लिया कि आखिर वो क्या चाहता है। उसने कहा कि उसकी बलि। अब ये सुनकर वो समझ गया कि आखिर उसने भी उस ताबूत को खोलने में उन दोनों की मदद जो की थी, कि तभी उसके पैरों में आकर गिरता है लुइस का कटा हुआ सर, क्योंकि अब बारी उसकी थी। लेकिन जैसे ही उस राक्षस ने उसे गले से लगाया, उसने एक चाकू उसके पीछे घुसा दिया और फिर जान लगाकर भाग निकला। वहाँ उस दीवार के सिरे पर पहले से रोनाल्ड उसका इंतज़ार कर रहा था। दोनों ही तेज़ी से ऊपर की ओर जा रहे थे और अब तो इनकी जान भी बच जाएगी। लेकिन शायद यही कहानी का अंत होता। दरअसल वो राक्षस इनके पीछे पीछे आ गया, इसीलिए रोलैंड ने फैसला किया कि अपने दोस्तों की खातिर आज वो खुद को कुर्बान कर देगा, पर इस चीज़ को बाहर जाने नहीं देगा। उन्होंने वहाँ एक ज़ोरदार धमाका किया, जिससे वो पूरी दीवार गिर गई, जिससे वो मारे रहे, और शायद वो राक्षस भी। लेकिन क्या यही अंत था? क्योंकि 100 सालों से वो राक्षस यहाँ पर दबा हुआ है और आज तक वो जिंदा है। उस राक्षस को दूसरा रास्ता भी पता होगा इस जगह के बारे में, या फिर यहाँ से निकलने का उसने कोई और रास्ता ढूंढ लिया होगा। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।